आप देख रहे हैं BWHindi.com। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बीडब्ल्यू हिंदी में। मैं हूं ललित नारायण कांडपाल और नोटबंदी के 6 साल इस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार। सर, आपका बीडब्ल्यू हिंदी में बहुत बहुत स्वागत है। नोटबंदी के 6 साल पर सर के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि नोटबंदी जो है उसको 6 साल पूरे हो गए थे परसों। और उसके बाद तमाम लोग जो है इसका आकलन कर रहे हैं कि आखिर नोटबंदी क्या कामयाब हुई है, या फिर उसको लेकर जो नतीजे जो सोचा गया था सरकार के द्वारा, क्या वो नतीजे हम लोगों ने पाए हैं या नहीं पाए हैं। इसी विषय पर जो है प्रोफेसर अरुण कुमार की एक रिपोर्ट भी आई है जो ये बताती है कि इस डीमोनेटाइजेशन के बाद, यानी कि नोटबंदी के बाद, हमने क्या पाया है और क्या खोया है। तो उनकी रिपोर्ट के बारे में उन्हीं से पूछेंगे। और सबसे पहले सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या नोटबंदी 6 साल बाद जब हम उसका आकलन करते हैं, तो आप नोटबंदी को लेकर क्या कहेंगे? 6 साल बाद नोटबंदी के क्या रिजल्ट है? ऐसा है कि 6 साल बहुत लंबा समय होता है और इतने बीच में और कई चीजें हो चुकी हैं, जैसे कि पैंडेमिक आ गया जिसका बहुत बुरा असर पड़ा अर्थव्यवस्था पे। उसके पहले एनबीएफसी क्राइसिस आया 2018 में, जिसका बुरा असर पड़ा अर्थव्यवस्था पे। और उसके पहले जीएसटी आया जिसका कि बहुत बुरा असर पड़ा हमारे असंगठित क्षेत्र पे। तो नोटबंदी के बाद 2016 में, 2017 में, 2018 में, 2020 में बराबर झटके लगते रहे अर्थव्यवस्था को। तो जो नोटबंदी का असर है उसके साथ साथ इनको भी समझना पड़ेगा कि जो आज की हमारी अर्थव्यवस्था में जो बहुत ज्यादा एक क्राइसिस है बिल्कुल। वो इन सब चीजों के वजह से है। हम्म। लेकिन जो सबसे बड़ी बात हमें नोटबंदी के बारे में समझनी है वो ये कि नोटबंदी क्यों किया गया। ये धारणा थी कि ब्लैक का मतलब कैश, यानी कि सारा का सारा ब्लैक कैश है। ये एक बिल्कुल गलत धारणा है, क्योंकि ब्लैक का मतलब कैश नहीं होता है। जो कैश होता है वो हमारी संपत्ति का एक बहुत छोटा हिस्सा होता है। जैसे कि अगर आप देखें, आपकी अगर आमदनी 1 लाख रुपए महीना है तो आपने 12 लाख रुपए साल कमाया और आपने घर में 10-20 हजार रुपए कैश होल्ड किया, क्योंकि उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो जो कैश होता है वो हमारी आमदनी का एक छोटा हिस्सा होता है और हमारी संपत्ति का तो बहुत ही छोटा हिस्सा होता है। क्योंकि हमारे को अगर कैश हम रखेंगे तो उस पर कोई रिटर्न तो मिलेगा नहीं, तो हम इसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके रखेंगे। तो इसलिए जो ब्लैक का कैश होता है वो, उसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो ऑफ एसेट्स का एक हिस्सा है। मतलब ब्लैक को हम रियल एस्टेट में डालेंगे, कहीं जो विदेश में ले जाएंगे हवाला के जरिए, है ना, तरह तरह से हम रखते हैं। तो हम्म। कैश जो होता है वो 1% से कम होता है। तो मेरा आकलन था कि वो 2016 में करीब 300-400 लाख करोड़ रुपए की ब्लैक वेल्थ रही होगी देश में, और उसमें से 3 या 4 लाख करोड़ यानी कि 1% ही काला धन रहा होगा। अच्छा, अब ये काला धन जो होता है तो वो तो आपने जो हर साल बचत किया उसमें से पैदा होता है। तो बचत कहाँ से करते हैं? आमदनी से। तो हम्म। ब्लैक इनकम जनरेशन अलग होता है और ब्लैक वेल्थ अलग होता है, दो अलग चीजें हैं। हम्म। ब्लैक इनकम जनरेशन ज्यादा हो सकता है, ब्लैक वेल्थ कम हो सकती है। ब्लैक वेल्थ ज्यादा हो सकती है, ब्लैक इनकम जनरेशन कम हो सकता है। तो जो असली मुद्दा है कि हमारी ब्लैक इनकम जनरेशन रुकी या नहीं रुकी। तो ब्लैक इनकम जनरेशन नहीं रुकती, अगर आप कैश को निकाल भी दें तो तरह तरह से पेमेंट हो जाता है। अब जैसे कि इलेक्ट्रल बॉन्ड आ गए, तो इलेक्ट्रल बॉन्ड का मतलब है कि किसी के लिए हमने कोई फेवर दिया, उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड से हमें पेमेंट कर दिया, तो हमने वाइट में ब्राइब कर दिया गलत काम के लिए। उसी तरह हवाला के जरिए हम ब्राइब कर सकते हैं, विदेश में पैसा पे कर सकते हैं, गोल्ड में पैसा दे सकते हैं। फिर जैसे कि हमने अंडर वैल्यूड एसेट ट्रांसफर कर दिए। कई केसेस में हुआ कि जब प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 करोड़ है, हमने उसको 3 करोड़ में ट्रांसफर कर दिया उस बंदे को, तो 47 करोड़ की ब्राइब हो गई, है ना। उसी तरह शेयर्स हैं, मतलब अगर 300 रुपए का शेयर है, हमने 10 रुपए में ट्रांसफर कर दिया तो 290 रुपए, और अगर हमने 1 करोड़ किया तो 290 करोड़ की जो ट्रांसफर हो गया। तो जो ब्लैक इनकम जनरेशन है वो अलग है और ब्लैक वेल्थ अलग है। हम्म। अच्छा, अब ये जो कैश है जो ब्लैक वेल्थ का 1% से भी कम है, वो सारा का सारा वापस आ गया। आरबीआई ने कहा कि 99.3% तो वापस आ गया। अच्छा, ये हमने भी आकलन किया था। हमने जून 2016-17 में एक आर्टिकल लिखा था
ईपीडब्ल्यू में, जिसमें हमने बताया कि 99% तो कैश वापस आ चुका है। तो उसके बाद आरबीआई ने डेटा पब्लिश करना बंद कर दिया, पर उनको एनुअल रिपोर्ट में देना पड़ा कि 99.3% तो वापस आ गया है। तो जब 99.3% वापस आ गया, तो जो 1% का जो ब्लैक कैश था वो भी वापस आ गया, और बल्कि मैं तो कहूंगा कि जो 100% से ज्यादा आ गया, क्योंकि फेक करेंसी भी आ गई। अब इतना अफरा तफरी में वो सारा पैसा आ रहा था कि वो जो हम अलग नहीं कर पाए फेक करेंसी को, क्योंकि हमें पता है कि जो 8,000-9,000 करोड़ रुपया जो नहीं वापस आया, वो बांग्लादेश में था, दुबई में था, नेपाल में था, वो जो बूढ़े लोगों के घर में था जो उनको याद नहीं रह गया था। तो वो 8,000 करोड़ रुपया भी वापस आ गया, यानी कि 100% पूरा पैसा वापस आ गया। तो तो यानी अगर कि इसको जिसका पैसे वापस आने की तरफ से देखें तो ये आपके हिसाब से नोटबंदी पूरी तरह फेल हो गई? जी हाँ, काले धन की अर्थव्यवस्था को अटैक करने में पूरी तरह से फेल हो गई, क्योंकि ये धारणा ही गलत थी कि ब्लैक का मतलब कैश, ब्लैक का मतलब कैश नहीं होता। और काले धन की अर्थव्यवस्था जो है उसमें ब्लैक इनकम जनरेशन रोकना जरूरी है, ना कि जो हमने जब कैश रखा हुआ है उसको। और जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि कैश को भी कन्वर्ट कर लिया लोगों ने नए नोट में, वहां पे बैंकों के मैनेजर और जो सबसे कई आरबीआई के जो लोग भी पकड़े गए, बैंक मैनेजर भी पकड़े गए, और वो सारा पैसा जब ब्लैक का वो आता था नए नोट में वो दे देते थे। तो इसलिए कुछ भी फर्क नहीं पड़ा हमारी काले धन की अर्थव्यवस्था पे। उसी तरह टेररिज्म पे नहीं असर पड़ा, उसी तरह काउंटरफीट करेंसी पे नहीं पड़ा। अच्छा, अब काउंटरफीट करेंसी तो 0.002% थी हमारे जो टोटल कैश की, जो सरकार ने आंका था। तो अब 0.002% के लिए आप क्यों इतना बड़ा डिमोनेटाइजेशन करेंगे? अच्छा, तीसरी बात यह कि जो नोटबंदी है, अगर वो पूरी तैयारी के साथ होती तो कोई असर नहीं पड़ता अर्थव्यवस्था पे। जैसे कि आपने देखा कि यूरोप में यूरो आ गया, बाकी जो उनकी अपनी करेंसी मार्क थी, जर्मनी में फ्रैंक था, फ्रांस में, है ना, तो 3 साल उन्होंने लगाए, सारी करेंसी बदल दी, कोई असर नहीं हुआ। हमारे यहाँ क्या हुआ कि जब ये कैश होता है तो कैश का काम क्या है? वो ट्रांजैक्शंस करता है। मतलब कि आप बाजार में गए, आपने पैसा दिया, आपने सामान खरीदा, तो वो एक टोकन है जिसके जरिए आप ट्रांजैक्शन करते हैं, है ना। तो वो जो ट्रांजैक्शन है वो रुक जाते हैं, जब कैश कम हो जाता है, पैसा कम हो जाता है, तो ट्रांजैक्शन रुक जाते हैं। तो उस समय हमने देखा कि 2016 में नवंबर में बाजार खाली हो गए, जो मंडियां थी वो खाली हो गई, वहां पे सामान नहीं आ रहा क्योंकि पैसा नहीं है देने के लिए। फिर लोगों ने निकलना बंद कर दिया, नहीं कहाँ पे कितना कैश की जरूरत पड़ेगी, तो ट्रांसपोर्टेशन पे सारा असर पड़ा। और बिल्कुल, सबसे ये बड़ा असर समस्याएं तो हमारे, बहुत सारी हुई, लेकिन सर मैं आपसे कुछ मेरे मन में जो सवाल आ रहे हैं आपकी बात को सुनकर। आपने कहा कि टेररिज्म के फ्रंट पर हम नाकाम हो गए, हम ब्लैक इकोनॉमी को रोकने में नाकाम हो गए। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब हम लोग अगर इतने नाकाम हो गए, तो दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जिस आरबीआई ने ये कहा कि 99.3% जो है पैसा वापस आ गया, और एक बार आपने कहा कि 100% ही वापस आ गया बाद में, तो आज वही आरबीआई हमें ये भी डाटा देता है कि हमारे देश में यूपीआई का ट्रांजैक्शन जो है लगातार बढ़ रहा है। आज हम देख रहे हैं कि हम सब्जी भी पेटीएम से खरीद रहे हैं या अलग अलग ब्रांड्स के जरिए खरीद रहे हैं, जो यूपीआई ट्रांजैक्शन के जरिए हो रहा है। तो मुझे ये बताइए कि क्या हम डिजिटल करेंसी की तरफ शिफ्ट होने में भी नाकाम रहे, या हम कुछ हद तक हो पाए? नहीं, ऐसा है कि देखिए, ये जो डिजिटाइजेशन है ना, ये तो शुरू से ही चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है कि आप बैंक के जो ट्रांजैक्शन आप तरह तरह से कर सकते हैं, कंप्यूटर के जरिए कर सकते हैं, एटीएम के जरिए कर सकते हैं, है ना, ये तो चल रहा था। तो जो सरकार ने अपना गोल पोस्ट चेंज किया, उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारा मकसद है कि हम कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जाएं। तो नवंबर 23 को जब ये बात संबित पात्रा ने कहा अपने टीवी चैनल पे, तो मैंने उनको क्वाइटली बोला कि ये मत बोलो, बोलो लेस कैश इकोनॉमी, क्योंकि कैशलेस तो अमेरिका भी नहीं है जहां पे टेक्नोलॉजी का इतना इस्तेमाल है। नॉर्वे भी पूरा कैशलेस नहीं है, जहां पे कि जब जब सिर्फ 0.5% की करेंसी चलती है, 99.5% तो है। तो कैशलेस मत बोलो, लेस कैश बोलो। तो सरकार ने लेस कैश इकोनॉमी बोलना शुरू कर दिया। अब लेस कैश इकोनॉमी में भी समय लगेगा, धीरे धीरे होगा, क्योंकि आप कैश क्यों होल्ड करते हैं, वो आपकी आदत है। जैसे कि जापान है, जापान में बहुत कैश होल्ड करते हैं, वहां पे कैश जीडीपी रेशियो 18% है, हमारे यहाँ तो 12% था। वहां पे आदत है कि लोग कैश में डील करते हैं। तो ये आदतें धीरे धीरे बदलती हैं, तुरंत नहीं बदलती। अभी भी जैसे यूपीआई के आंकड़े आ रहे हैं, पर दूसरी तरफ कैश जो इन सर्कुलेशन है वो भी बढ़ गया, वो भी बढ़ गया, 70% बिल्कुल। ज्यादा हो गया। उसके भी 18 आंकड़े लाख जारी करोड़ हुए हैं। 18 लाख करोड़ रुपया था 2016 में, वो अब 30 लाख करोड़ हो गया, है ना।
और उसके पीछे वजह यह है कि जब अनिश्चितता का काल होता है तो लोग अपने पास कैश ज्यादा रखते हैं, क्योंकि अनिश्चितता के काल में पता नहीं कब क्या जरूरत पड़ जाए। तो अभी जैसे कि ये नोटबंदी के समय तो कैश था ही नहीं, लोगों को बहुत परेशानी हुई। तो अब उन्होंने सोचा कि भाई कुछ कैश तो रखना चाहिए, नहीं तो फिर परेशानी हो जाए। फिर जब यह पैंडेमिक आ गया, पैंडेमिक में बैंक जाना मुश्किल वगैरह है ना, तो इसलिए जो लोगों ने कैश ज्यादा रखा कि पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। तो इसलिए कैश आजकल हमारी अर्थव्यवस्था में एक तरफ यूपीआई बढ़ रहा है, मैं लेकिन आपसे दूसरी तरफ एक बात मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा आपसे। लेकिन मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि क्या कोविड ने इस नाकामी को और ज्यादा बढ़ा दिया आपके हिसाब से? जी हाँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा अनिश्चितता बहुत बढ़ गई थी कोविड में, कब बीमारी हो जाए, और कितना ब्लैक मार्केटिंग चल रहा था अस्पताल के लिए, ऑक्सीजन के लिए, एम्बुलेंस के लिए। तो लोग ज्यादा कैश अपने पास रख रहे थे, है ना। यही अनिश्चितता होती है कि पता नहीं जो सिलेंडर 500 रुपए का आ रहा है वो आपको जो है 20,000 रुपए में मिल रहा है, जो एम्बुलेंस आपको 4,000 में होनी चाहिए थी वो 50,000 में हो रही है, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है, दवाएं सबका रेमडेसिविर वगैरह के दाम बढ़ गए, इतने तेज हो गए। तो लोगों को कैश की जरूरत थी, तो कैश लोगों ने रखना ज्यादा कर दिया। तो वैसे भी आप अगर देखें तो ये पैंडेमिक के पहले ही कैश ज्यादा हो गया था, पर पैंडेमिक के चलते हुए तो और ज्यादा कैश हो गया था। तो इसलिए ये जो कहा जाता है कि ये हम कैशलेस इकोनॉमी हो जाएंगे या लेस कैश इकोनॉमी, हम उस तरफ भी जब ठीक से नहीं जा पा रहे हैं। और उसके पीछे वजह ये है, हमारे देश में बहुत बड़ा असंगठित क्षेत्र है। असंगठित क्षेत्र जो है, जिसमें 94% लोग काम करते हैं, वो कैश पे चलता है, क्योंकि वो इतने छोटे छोटे इकाई होते हैं कि वहां पे जब कैश से ही काम चलता है। वो बैंक वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते, उनके पास डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड वगैरह नहीं होता है। तो वो जो बड़ा जो हमारी असंगठित क्षेत्र है वो पिट गया। जो हमारा पहले नोटबंदी हुआ, क्योंकि उनके पास कैश नहीं था तो तनख्वाह नहीं दे पाए, रॉ मटेरियल नहीं खरीद पाए। तो मैंने इंटरव्यू में मैं गया कई जगह, तो वहां पे जो भिखारी भी थे वो कह रहे थे हमें भीख भी नहीं मिल रही क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। और वो भिखारिन जो बोल रही थी कि मेरे 4 बच्चे हैं, एक बच्चा मर गया क्योंकि मेरे पास खाने पीने का नहीं बचा। तो बड़ी दयनीय स्थिति हुई कि एक भिखारी भी जो वो कितनी परेशानी में आ गया। कई जो मैंने जब वहां पे पुरानी दिल्ली में जाके जो इंटरव्यू किया छोटे छोटे, वो बोल रहे थे हम जब हमारे पास पैसा नहीं तो हम कैसे पे करेंगे तनख्वाह, हम कैसे वर्किंग कैपिटल नहीं है तो हम जो सामान कैसे खरीदेंगे, हमारा तो वर्किंग कैपिटल खत्म हो गया। तो जब वर्किंग कैपिटल खत्म हो जाएगा तो बिजनेस नहीं चल सकता। तो बहुत बड़े लेवल पे नोटबंदी ने चोट पहुंचाई असंगठित क्षेत्र पे, तो अच्छा, असंगठित क्षेत्र गिरने लगा। आपने अपनी रिपोर्ट में एक सब हेड भी दिया है। ये आपने लिखा है कि शॉक टू द इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा शॉक लगा इसके कारण। झटका लग तो गया, हाँ हाँ, झटका कैसे लगा। कैसे लगा, ये थोड़ा बताइए कि आखिर इकोनॉमी को कैसे झटका लगा इसके कारण? देखिए, जैसे मैंने कहा कि जो जो नोट होता है वो क्या है, वो टोकन है। हम्म, आप अपना वो फाड़ दें तो कागज हो गया, आपने उसी को इस्तेमाल किया तो आप उससे सामान खरीद सकते हैं, उसको किसी को पेमेंट कर सकते हैं। तो ये जो टोकन है ये खून की तरह है। जैसे शरीर में खून होता है तो खून हर जगह वो ऑक्सीजन सप्लाई करता है, तो उसी तरह जो कैश होता है वो ट्रांजैक्शन करता है। अगर उसकी कमी हो जाए, जैसे अगर आप शरीर से जब वो खून निकाल लें 95% और 5% आप हर हफ्ते डालें तो आदमी मर जाएगा, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। उसी तरह जब आपने नोट इतने बड़े लेवल पे निकाल लिए, 85% नोट निकाल लिए, और जो असंगठित क्षेत्र है वो तो उन्हीं पे नोटों पे ही काम करता है, तो वो एकदम धराशायी हो गया। उससे हमारे जीडीपी में गिरावट आई, और उसका असर हमारे संगठित क्षेत्र पे भी पड़ा, क्योंकि जैसे मॉल हैं वो भी खाली हो गए, जो बिक्री थी कारों की वो भी कम हुई। तो सारी अर्थव्यवस्था पे बड़ा बुरा असर पड़ा और अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई। तो उसकी वजह से बेरोजगारी है, उसकी वजह से फिर जो गरीबी बढ़ गई। तो ये सारी चीजें जो हमारे आम आदमी के लिए है, फिर उसका जीएसटी आ गया, उसने इसको और बढ़ा दिया समस्या को। हालांकि हमने जीएसटी में से असंगठित क्षेत्र को बाहर रखा, पर असंगठित क्षेत्र को बाहर रखने का मतलब है कि उनको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता तो उनका कॉस्ट बढ़ जाता है। वो आगे जब सामान बेचते हैं तो इनपुट क्रेडिट नहीं दे सकते तो उनका दाम बढ़ जाता है, तो डिमांड शिफ्ट हो गई। तो अभी मैं सुन रहा था, जो लेदर गुड्स इंडस्ट्री के एक बड़े मालिक हैं, वो कह रहे थे हम बहुत खुश हैं क्योंकि नोटबंदी के बाद डिमांड हमारी तरफ आ गई है। तो जूतों में, लेदर गुड्स में, टेक्सटाइल में, फिर वीआईपी इंडस्ट्री के पोदार साहब का इंटरव्यू आ रहा था, वो कह रहे थे कि हम सबसे बड़े जो लगेज प्रोड्यूसर हैं और जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर हैं वो कोप नहीं कर पा रहे इससे, तो हमारी तरफ डिमांड आ गई, हम तो बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है। उसी तरह हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कहा कि जो हमारी एनुअल रिपोर्ट में अभी आया हिंदुस्तान यूनिलीवर का,
कि हमारा मार्केट शेयर बढ़ रहा है क्योंकि छोटे जो प्रोड्यूसर है वो कोप नहीं कर पा रहे हैं। बिस्किट इंडस्ट्री में जो ब्रिटानिया वगैरह है उनका डिमांड बढ़ गया क्योंकि जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर थे बिस्किट वगैरह के, वो लोकल वो जो है उससे कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। उसी तरह प्रेशर कुकर इंडस्ट्री में जहां 25 छोटे यूनिट है, 5 बड़े यूनिट है, 5 बड़े यूनिट 24% बढ़ रहे हैं, जो छोटे यूनिट है वो गिर रहे हैं। तो इसीलिए आरबीआई का जो आंकड़ा आया 2700 कंपनियों का, नॉन फाइनेंशियल नॉन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का, वो दिखा रहा है कि जब पिछले 2 साल जब अर्थव्यवस्था स्टैग्नेंट थी तो कॉर्पोरेट सेक्टर का प्रॉफिट 20-24% बढ़ा है। वो क्यों बढ़ा? क्योंकि असंगठित क्षेत्र गिर रहा है और संगठित क्षेत्र बढ़ रहा है। अच्छा, तो मैं ये जो आपसे आपकी बात में मैंने 2-3 चीजें नोट की। आपने कहा कि कोरोना ने इसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। उसके बाद आपने कहा कि जीएसटी आया तो उसने और इसके और लोगों की कमर तोड़ दी, यानी कि कारोबार की कमर तोड़ दी। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या, मुझे ये बताइए, अगर ये दोनों चीजें नहीं होती, कोरोना और जीएसटी नहीं होती, तो क्या हमारे सामने कुछ और नतीजे होते? नहीं, ऐसा है कि चीजें और बिगड़ गई, पर ये जो बिगड़ाव जो है हमारे असंगठित क्षेत्र का वो शुरू होता है नोटबंदी से। और वो जो है वो रिकवर नहीं कर पाता क्योंकि जो छोटा इतना वो होता है कारोबारी, उसके जब वर्किंग कैपिटल 1,00,000-2,00,000 रुपए होता है, किसी का 10-20 हज़ार रुपए होता है, तो वो अगर 1 महीने काम नहीं करता है तो उसका वर्किंग कैपिटल खत्म हो जाता है। जब वर्किंग कैपिटल खत्म हो जाता है तो उसको रिवाइव करने के लिए उसको असंगठित क्षेत्र में या इनफॉर्मल मार्केट में जाना पड़ता है। वहां पे 30-36-40% ब्याज देना पड़ता है। तो इतने ब्याज में उसका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाता है, तो गरीबी बढ़ जाती है। तो जो रिवाइवल है हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर का, वो तब से खतरे में पड़ गया और वो बात और बिगड़ गई है। तो नोटबंदी के ऊपर ये सब चीजें हुई हैं। तो नोटबंदी से शुरुआत होती है और इसीलिए आपने देखा कि हमारी रेट ऑफ ग्रोथ जो अर्थव्यवस्था की वो गिरती चली गई। 8 क्वार्टर बकायदा वो 8% से गिर के पैंडेमिक के पहले 3.1% पे आ गई थी। यानी कि परेशानी ऑलरेडी आ गई थी क्योंकि डिमांड अर्थव्यवस्था में कम हो गई थी। तो सरकार ने कोशिश की डिमांड बढ़ाने की, कॉर्पोरेट सेक्टर का जो अपना जो वो टैक्स कम कर दिया और उससे 1.6 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ कॉर्पोरेट सेक्टर का। लेकिन फिर भी इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा क्योंकि डिमांड नहीं थी। जब डिमांड नहीं होगी जो संगठित क्षेत्र में, तो वो इन्वेस्ट करके क्या करेगा, क्योंकि फिर उसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और जब परेशानी में आ जाएगी। तो इसलिए जो हुआ उसका असर शुरू होता है नोटबंदी से और वो फिर बात बिगड़ती चली जा रही है। और अभी भी वो बात बिगड़ी हुई है क्योंकि असंगठित क्षेत्र अभी भी गिर रहा है। जो मैंने बताया कि लेदर गुड इंडस्ट्री, लगेज इंडस्ट्री, टेक्सटाइल सेक्टर, हिंदुस्तान लीवर मतलब कि एफएमसीजी सेक्टर, इन सब में परेशानी का दौर अभी चल रहा है। तो ये जो चल रहा है इसकी वजह से हमारा असली का रेट ऑफ ग्रोथ आज 7% नहीं है, वो 0 या नेगेटिव है। अच्छा, दूसरा मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि क्या दुनिया में दूसरी जगह भी नोटबंदी हुई है? और अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या नोटबंदी में वो लोग सफल रहे हैं जो उन्होंने काम करने की कोशिश की है? थोड़ा सा आप इसके बारे में बताइए। और हमारे देश में भी क्या इससे पहले नोटबंदी हुई है? हाँ, हमारे देश में 1946 में हुई, 1978 में हुई। लेकिन 1978 का तो मुझे याद है कि उस समय 10,000, 5,000, 1,000 रुपए के जो नोट थे उनको जो मतलब निकाल के दिया गया, पर वो तो 0.6% थे। अभी जो नोटबंदी हुई उसमें तो 86% को जो डिमोनेटाइज किया। तो उस समय तो मतलब मेरे जेब में 100 रुपए का नोट भी नहीं होता था, है ना। मैं तो 10-20 रुपए रखता था और पेट्रोल भराना होता था तो 3 रुपए का पेट्रोल आता था। तो इसलिए आपने निकाल दिया 1,000, 2,000, 5,000, उसके 135 करोड़ के थे, कोई असर नहीं हुआ हमारी अर्थव्यवस्था पे। लेकिन काले धन की अर्थव्यवस्था उससे नहीं रुकी। और उस समय जो आरबीआई के गवर्नर थे आई.जी. पटेल, उन्होंने बताया था मोरारजी देसाई जो प्रधानमंत्री थे कि इसका कोई असर होगा नहीं। उसी तरह जब 1946 में हुआ तो उस समय भी 10,000, 5,000 के नोट बहुत कम हुआ करते थे, कोई असर नहीं पड़ा अर्थव्यवस्था पे। उसी तरह जैसे मैंने बताया कि यूरोप में उन्होंने अपनी पुरानी करेंसी चेंज कर दी यूरो में, उसमें 5 साल तक आप अपना जो मार्क है वो बदल सकते थे, तो कोई असर नहीं पड़ा। हमारी अर्थव्यवस्था में भी अगर पहले से हमने नोट इकट्ठे किए हुए होते और जो तुरंत वो नोट सप्लाई कर दिए होते तो हमारी अर्थव्यवस्था पे भी कोई असर नहीं पड़ता। पर यहाँ तो एक शॉक दिया, मतलब कि ये कहा प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कि कैबिनेट मिनिस्टर्स को नहीं पता। उन्होंने कहा बैंकर्स को नहीं पता, है ना। तो जिनको तैयारी करनी थी उनको ही नहीं पता, तो किस किस प्रकार से सक्सेसफुल होता, है ना। तो आपने 2,000 के नोट आपके पास पर्याप्त मात्रा में नहीं थे, एटीएम से नोट नहीं निकल सकते थे क्योंकि 2,000 नोट का आपने साइज बदल दिया, नए 500 रुपए का साइज बदल दिया, तो एटीएम में पैसा नहीं निकल रहा, बैंकों को देना पड़ रहा, लंबी लंबी लाइनें लग गई, लोग लाइनों में मर गए। अच्छा, लोग कई कई बार बैंक जा रहे थे। मुझे वो न्यूयॉर्क टाइम्स ने इंटरव्यू किया तो हम एक एटीएम पे गए,
हर 10 मिनट पे क्यू बन रही थी, फिर बिगड़ रही थी। लोगों को पता लग रहा था कि अच्छा नोट आ गए हैं, तो भाग के आ रहे थे। वो लाइन लगा ली 20-25 लोगों की, फिर पता लगा नोट नहीं आए, फिर चले गए। फिर 10 मिनट बाद फिर आ गए। तो इस तरह से इतनी परेशानी कि लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि कहाँ पे नोट उपलब्ध हैं, कहाँ पे नोट उपलब्ध नहीं है। तो मतलब 2 महीने तो अफरा तफरी रही, लेकिन जो नोट की शॉर्टेज है वो 1 साल चली। अच्छा, मतलब कि जो बिल्कुल, मैं इस चर्चा को आखिरी सवाल पर लेकर जाऊंगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने तो कहा कि नोटबंदी जो है एक तरह से हर फ्रंट पर नाकाम रही, लेकिन हम जिस तरीके से देख रहे हैं, क्या अब ऐसा सरकार कुछ कर सकती है कि जिससे इस जो हमने नोटबंदी की थी, क्या उसके इम्पैक्ट को बहुत कम किया जा सकता है? ऐसा कुछ हो सकता है, या आज की हाँ, स्थिति अगर सुधारनी हो तो सरकार क्या करे? बिल्कुल, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा परेशानी हमारे असंगठित क्षेत्र को हुई। संगठित क्षेत्र तो कैश में नहीं डील करता, वो तो जो चेक से कर सकता है, बैंक से कर सकता है, इंटरनेट से कर सकता है। तो असली असर तो हमारे जो असंगठित क्षेत्र पे पड़ा। तो ये आपको समझना होगा कि माइक्रो सेक्टर में 6 करोड़ यूनिट है, स्मॉल और मीडियम जो है वो 6 लाख है, और बड़े यूनिट 6,000 हैं। तो ये 6,000 और मीडियम यूनिट्स, इनको तो बेनिफिट हुआ, लेकिन स्मॉल और जो माइक्रो है वो पिट गए। तो हमें उनको मदद करना है। तो उनकी परेशानी क्या होती है? उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं होती है, उनके पास फाइनेंस नहीं होता है, उनके पास मार्केटिंग नहीं होती है। तो कोऑपरेटिव बनाए जाएं, जिससे कि कोऑपरेटिवली, जैसे कि अगर आप देखें तिरपुर है, वहां पे बहुत सारे टेक्सटाइल यूनिट हैं, तो उनका एक कोऑपरेटिव बना दिया जाए। उसके जरिए उनको टेक्नोलॉजी मिले, उसके जरिए उनको आप क्रेडिट दें, उसके जरिए उनकी मार्केटिंग करवाएं। उसी तरह जगह जगह आपके हथकरघा उद्योग है, या ना जैसे कारपेट का जो काम है भदोई वगैरह में, तो उनके बनारस कोऑपरेटिव में। बन जाएंगे, तो जो वो कर सकेंगे। उसी तरह और छोटे छोटे यूनिट जो हैं सब जगह, उनको आप करें। फिर कृषि में परेशानी है, क्योंकि ये कृषि में आप कोशिश कर रहे हैं कि जो 85% लोग जो छोटे या मझौले जो किसान हैं उनकी परेशानियां, उसके लिए वहां पे फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया जाए। सरकार ने कहा तो कि हम 10,000 करेंगे, लेकिन अभी तो 100 भी नहीं हुए। तो उस पर आप जो ज्यादा ध्यान दें कि उसको हम प्रोड्यूस करें, जिससे कि वो प्रॉपर मार्केटिंग वगैरह कर सकें। तो ये जो छोटे और जो माइक्रो यूनिट्स है ना, इनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है 7% तो अच्छी है, हमारी ग्रोथ हो रही है, हम तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो कर नहीं रही जो करना है, जबकि असलियत यह कि 7% की जगह 0 या नेगेटिव रेट ऑफ ग्रोथ है इस समय। तो अगर हमारे आंकड़े सही होते तो क्राइसिस सामने दिखता। अब क्राइसिस सामने दिख नहीं रहा, तो हम असंगठित क्षेत्र की तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे। तो इसको मैं कह रहा हूं कि हमने इनविजिबलाइज कर दिया अपने असंगठित क्षेत्र को। ना तो डेटा में वो आ रहा है और ना पॉलिसी में आ रहा है। तो इसलिए उसको सही डेटा के साथ और हम उसकी तरफ ध्यान दें, और वही सबसे अहम है, क्योंकि वहीं पे रोजगार होता है। क्योंकि जो एमएसएमई का 97% रोजगार है वो माइक्रो सेक्टर में है। अगर माइक्रो सेक्टर पिटता रहेगा तो जो हमारा बेरोजगारी बढ़ जाएगी। और आपने देखा कि पैंडेमिक के पहले ही जो आंकड़े आए थे बेरोजगारी के, वो 45 साल के हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गए थे। तो अब जब पैंडेमिक से तो और भी ज्यादा हो गया, तो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में डिमांड बहुत तेज हो गई है। बाकी और जगह लोग परेशान घूम रहे हैं। बच्चे जो पीएचडी भी कर लिए हैं वो चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा शिक्षित है उतना ज्यादा बेरोजगारी है वहां पे। तो ये अभी आंकड़े आए हैं जो वो दिखा रहे हैं कि हताशा और निराशा बहुत जबरदस्त है। ये हताशा निराशा जो यूथ में है, उसके चलते हुए ड्रग अब्यूज या सब्सटेंस अब्यूज, ड्रिंकिंग वगैरह में चले गए हैं। उसका असर ये हुआ कि परिवार में झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि उनको पैसा चाहिए, तो वहां पे मारपीट हो रही है, तो परिवार में वायलेंस हो रही है। फिर वो लुम्पनाइजेशन तो हो रहा यानी है कि उनका। उसका असर जो है बड़े हर एक छोटे से छोटे लेके घर तक पहुंच रहा है। कुल मिलाकर हाँ, प्रोफेसर अरुण कुमार, हमारे साथ समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि धन्यवाद। प्रोफेसर साहब बता रहे हैं कि जो नोटबंदी हुई उसका उनको किसी भी फ्रंट पर फायदा होता नहीं दिखाई दे रहा है। ना तो टेररिज्म रुका, और ना ही अपना इसके अलावा जो ब्लैक इकोनॉमी थी वो रुकी। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो उन्होंने ये भी बताया कि सरकार अब इस फ्रंट पर आखिर क्या कर सकती है। स्मॉल और माइक्रो जो दो यूनिट हैं हमारी, अगर उनको स्ट्रॉन्ग किया जाए तो निश्चित तौर पर हमें अच्छे नतीजे देखने को अर्थव्यवस्था में मिल सकते हैं। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।